अगर हमें एग्जाम्शन स्कोर करना है तो जीएसटी मस्ट है। पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं इफ आपको टॉपिक आता है। एक एक नंबर के लिए लड़ना है, एक एक नंबर की जद्दोजहद है। इनके क्वेश्चंस मत देखना, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, इनका लॉ हमारे को पता होना चाहिए तो आंसर सही चला जाए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? आप सभी का वेलकम है आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस में, जिसमें बेटा हम सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर 7 का एनालिसिस करेंगे बच्चे की आंसर सीट के साथ, और इंस्टीट्यूट क्या सजेशन आंसर देता है उसके साथ थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, है ना बच्चों। आज का ये जो छोटा सा एक सेशन है ना, ये छोटा है टाइम वाइज, लेकिन ये आपको पेपर में एग्जाम्शन लाने के बहुत नजदीक ले जाएगा। क्योंकि सर हम अभी पता है क्या करेंगे मेरे बेटा, अभी हमारा जो दिसंबर 25 में अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसके हम आंसर सीट का एनालिसिस करने वाले हैं, और उस एनालिसिस से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, हमारे को क्या क्या बातें, क्या क्या आउटकम लेकर जाना है, ताकि हमारा रिजल्ट हमारा जून 26 और अगर आप दिसंबर 26 का पेपर दे रहे हो तो वहां पे हम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि हमारा रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके, है ना। पास नहीं, पास से अगला कुछ अलग, कुछ एग्जाम्शन जैसा करने के लिए हमारे को ये काम बहुत जरूरी है। तो बच्चों अभी हम आंसर शीट चेक करने वाले हैं, है ना। बहुत मतलब मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा कहां क्या गलती है, किस चीज पे आप ध्यान रख सकते हो, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और फिर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे अनुकूल हो सकता है ना। हम मेहनत करेंगे और हमारा रिजल्ट थोड़ा बेहतरीन और हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल हर चीज में है हमारी प्रैक्टिस। टैक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जैसे अभी मैं जो आंसर सीट दिखाऊंगा बेटा वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब आंसर बहुत अच्छे हैं, उनके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है। तो सर हमें भी वो चाहिए, हमारे को भी सर ऐसा ही करना है सर, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं। तो बेटा ज्यादा किसी हद तक नहीं जाना, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे और फिर हम इसे आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। बट पहले हम ना आंसर सीट देखते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा, देन उसको हम अमल करेंगे और फिर अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर क्या होगा, क्या कौन से बच्चे की कॉपी है सर, क्या है कॉपी, दिखाओ ना सर। तो बेटा ये रही हमारी कॉपी। कितने नंबर है सर मेरे बेटा? नंबर है 60 नंबर है। और आप ना ये नोटिस करोगे कि कुछ सिली मिस्टेक्स भी हैं, अगर वो नहीं होती तो और नंबर अच्छे आ जाते, तो वो हमारे को आगे यादगार रखना है हमारे पेपर के लिए, है ना। और 60 नंबर लाना अपने आप में इतना अच्छा अचीवमेंट है टैक्स के अंदर, तो वो कैसे आए वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। साथ के साथ बेटा मैंने ना इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड भी खोल रखा है, बीच बीच में मैं थोड़ा क्रॉस रेफरेंस में आपको दिखाऊंगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिले क्यों नहीं। कई बार ये भी दिक्कत होती है, आंसर मैच कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिले, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अभी आपकी खत्म करेंगे, है ना। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चे। ओवरऑल अगर मैं इस बच्चे की आंसर शीट एनालाइज कर पाया तो इन्होंने ना जो जीएसटी का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 से, इसमें बेटा 4 नंबर, फिर कुछ गलत हुआ, फिर 5 नंबर, फिर क्वेश्चन वो था मतलब ऑप्शन वाला था तो वो नॉट एप्लीकेबल हो गया, फिर 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर। अगर मैं एज कंपेयर टू इनकम टैक्स करूं तो बच्चे ने जीएसटी का एकदम बेहतरीन काम किया है, एकदम बेहतरीन। तो भाई फर्स्ट थिंग जो हमने सीख ली कि जीएसटी बहुत आसानी से बच्चा कर जाएगा। जीएसटी के अंदर इंक्लूडिंग कस्टम्स, जीएसटी को अगर आप आराम से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो शुरुआत में, अभी टाइम है बेटा जून के पेपर में, अगर आपने जीएसटी को और अच्छे से टारगेट कर लिया ना तो आउट ऑफ 40 यू कैन स्कोर अराउंड 30, 32, 27, 28 ऐसा स्कोर कर जाओगे। तो बेटा पहला, अगर हमें एग्जाम्शन स्कोर करना है तो जीएसटी मस्ट है। जीएसटी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, पता है। अभी ना मैं आपको दिखाऊंगा इनकम टैक्स के क्वेश्चन में नंबर पाने के लिए कंटेंट वाइडर जा रहा है,
लेंथ ही जा रहा है, फिर भी नंबर गलत हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं थोड़े। लेकिन जीएसटी में ना कम कंटेंट है, क्वेश्चन भी छोटा है, आंसर भी छोटा है, और नंबर भी पूरे में से पूरे भी आ जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए ध्यान रखना है। पहली चीज जो आपको बेटा ध्यान रखनी है कि जीएसटी मस्ट है, इसे अच्छे से हर चैप्टर इसका अच्छे से करो। जो आपने क्लास में क्वेश्चन करे हैं बेटा, ये स्कोरिंग है, जो भी आपने क्लासेस में क्वेश्चन करे हैं उनको आप बेटर तरीके से परफॉर्म करो, दोबारा तिबारा चौबारा उन्हें देखो। क्लास के क्वेश्चंस को मस्ट करना है, क्योंकि वो वैसे छाटे हुए क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा जो हमारे सुपर डुपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यू की बुक के हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अच्छे से करेंगे, है ना। एंड देन हम आईसीएसआई, बेसिकली ये ना चार अलग अलग चीजें नहीं है, ये चारों एक ही चीज है, ये चारों एक ही चीज है भाई। हम इन सब को फॉलो करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जीएसटी को स्कोरिंग बनाने के लिए हम जीएसटी को ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करेंगे। रिवीजन की एटलीस्ट, अगर आपका टारगेट ये है, इफ दिस इज योर टारगेट, देन रिवीजन एटलीस्ट आप 3 to 4 टाइम्स करके जाना। आराम से आप जीएसटी वाले पार्ट में तो एकदम आग लगा के आ जाओगे, तोड़ फोड़ के आ जाओगे, जैसे बच्चे ने लगा रखी है कॉपी के अंदर। तो आओ बच्चों, फर्स्ट थिंग कि जीएसटी बहुत अच्छी आएगी, हर बार का है बेटा। जीएसटी बहुत आसान आती है, बहुत आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अटेम्प्ट करने लायक आती है। इफ यू आर ए सिंसियर स्टूडेंट, यस यू कैन स्कोर वेल इन जीएसटी ऑल्सो, ठीक है। जब मैं इस बच्चे की कॉपी को आगे की तरफ बेटा प्रोसीड करूंगा ना, तो ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पार्ट, बच्चे ने शुरुआत में ही पार्ट 2 साफ साफ लिख दिया है, हमें अच्छे से पता है दोनों अलग अलग पार्ट आएगा। पार्ट 2 जीएसटी का, पार्ट 1 इनकम टैक्स का, दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों को अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का ले, एक क्वेश्चन जीएसटी का, भाई नहीं करना है ऐसा। पार्ट 2 सारा एक साथ, जीएसटी वाला कस्टम वाला एक साथ, और इनकम टैक्स वाला सारा एक साथ। तो जैसे बेटा पहला ही क्वेश्चन बच्चे ने क्या करा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं ना आपको इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, इससे ना आपको आसानी होगी ये आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन क्या था, है ना। तो आपको पहले इंस्टीट्यूट का मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है सर। क्वेश्चन दिखाइए सर। ये रहा क्वेश्चन, एक सीधा सा क्वेश्चन था, एक सीधा सा क्वेश्चन था। कहता है केशव लिमिटेड ने गणेश लिमिटेड को ना, बेटा ये क्वेश्चन हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, तो सबसे पहला बच्चे ने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, ठीक है। 6th का ये पार्ट। दूसरी सीखने वाली बात, अभी मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन दूसरी सीखने वाली बात, अटेम्प्ट वो क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे से आता है ना। अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस जो आपका या तो देखा दिखाया आया है, या तो बहुत अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है ना। अटेम्प्ट क्वेश्चन जो आपका मोस्ट प्रेफरेबल है ना, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जिस टॉपिक की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, या तो वो आ गया या फिर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। आप उसको पहले अटेम्प्ट करना ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। इसे करके अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसे करके हम कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। क्योंकि अगर शुरुआत का 30 मिनट में कॉन्फिडेंस आ गया, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों में कॉन्फिडेंस आ गया, तो पक्की बात है आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कॉन्फिडेंस की वजह से भी एक्स्ट्रा आप अच्छा एफर्ट्स दे पाओगे, डन ना। तो दूसरा हमारा टारगेट रहेगा, हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पहले जो हमारे को अच्छे से आते हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट से शुरू करना है, सेकंड से शुरू करना है, सीधा 6th से शुरू करा है बच्चे ने, और एग्जाम्शन है आपके सामने, ठीक है। तो सर ये हमारी सेकंड सीखने वाली बात है, आप भी इसका ध्यान रखना। इसमें ना बेटा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शन दे रखी थी, और ना कहता था इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। तो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हमारे को पता इंक्लूड क्या करते हैं, एक्सक्लूड क्या करते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। तो बच्चे ने वो किया, बच्चे की आंसर शीट में वो सब कुछ है जो एक आंसर शीट में होना चाहिए, वो सारी चीजें बच्चे की आंसर शीट में है। मैं दिखाता हूं यहां पे, ये रहा आंसर 6 का, ये बड़ा बड़ा साफ साफ लिख दिया है। क्या हमारे को भी ये सब कुछ लिखना चाहिए? हाँ सर, ताकि टीचर को ना, जो एग्जामिनर है उसको दिक्कत ना होए। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूं 6 का ए। अरे भाई कैसे पता चलेगा, थोड़ा बढ़िया तरीके से बीच में लिख दो ना, साफ सुथरा, ताकि आइडेंटिफाइड हो जाए। और बच्चे ने लाइन खींची है प्रॉपर स्केल से, प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना। पार्ट 2 लिख दिया, क्वेश्चन 6 से कर दिया, और लाइन खींची हुई है, आप देख लो स्केल से खींची हुई है, सीधी खींची है थोड़ी यूं हो गई, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन लाइन खींच के बच्चे ने मेहनत कर रखी है ना, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमने सिखाया है पर्टिकुलर्स अमाउंट, सारा कैलकुलेशन हो रहा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सब लिखा है, डन।
लेकिन पता है 6,38,000, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 6,38,000 बच्चे का आंसर है। और यकीन मानना मेरे बेटा, मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर भी दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट का आंसर भी है बेटा, ये रहा इंस्टीट्यूट का, मैंने कॉपी खोल रखा है, ये वही क्वेश्चन है 6A, दिख रहा है आपको 6A लिखा हुआ है। हाँ, इसका आंसर भी, इंस्टीट्यूट का आंसर भी 6,38,000 है। सर, इंस्टीट्यूट का आंसर और बच्चे की आंसर सीट का आंसर अगर दोनों सेम है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इफ दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो सर इनको 3 नंबर क्यों मिले और यहां पे 2 नंबर अलग से क्यों मिले? दोनों को एक साथ क्यों नहीं दिया? मेरे बेटा, ऐसा नहीं है कि वो आपको एक साथ ही 5 दे देगा। जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन ठीक होती गई, वो आपको मार्क्स देता गया। 6A में पहले उसने 2 नंबर दिए, फिर 6A में इसने आपको 3 नंबर और दे दिए, मतलब 5 में से 5 नंबर मिल गए। बट एक कमी है, मतलब कमी क्या है सर? बेटा, एक छोटी सी कमी है जिसे आपको ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर के दिमाग पे आज आप अच्छा इंपैक्ट डाल सको। थोड़ा ना, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखा है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं ना, उनको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जीएसटी में ये ध्यान रखना होता है, जीएसटी में ना हमारे को थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। या तो जैसे जैसे पॉइंट बन गए, जैसे जैसे पॉइंट लिखते गए, अगर उसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो उसके ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन लिखते जाओ, एक्सप्लेनेशन लिखते जाओ, एक्सप्लेनेशन लिखते जाओ। जैसे यहाँ कैलकुलेशन थी तो कैलकुलेशन करके दिखा दिया, ये अच्छी चीज है, इसे आप भी करना। कैलकुलेशन ऐसे ही मन में कैलकुलेटर पे खटपट करके मत लिख देना, अच्छे से प्रेजेंट करना, प्रॉपर लाइनें बनाना। और आपने जो जिन लोगों से सुना है नंबर तो आते ही नहीं है जीएसटी में, टैक्स के पेपर में देख लो बेटा, आपके सामने है, पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं इफ आपको टॉपिक आता है। भाई, जैसे ही इस बच्चे ने क्वेश्चन करा होगा, आपको नहीं लगता कि उनका कॉन्फिडेंस कितना गेन हो गया होगा? उन्हें एक क्वेश्चन आता था, उन्हें एक क्वेश्चन पूरा आता था, एग्जामिनर को भी ये नजर आ गया होगा कि भाई किसी बढ़िया बच्चे की कॉपी हाथ लगी है, अब कुछ चैलेंजिंग मिलने वाला है। एग्जामिनर को भी ये बात पता चल गई होगी। ठीक है, तो बच्चों, व्हाट आई वांट टू शो इज कि भाई इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, है ना, इसे 5 में से 5 नंबर मिल गए। 6A के अंदर 5 में से 5 नंबर मिल गए। कितना बढ़िया प्रेजेंट किया था। ठीक है, आगे चलते चलते हैं, जहां जहां जो जो कमियां होंगी उस पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया, पूरे में से पूरा एकदम बढ़िया प्रेजेंट कैसा करा है, लाइनें वगैरह खींची है, हमें भी खींचनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो गलत है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट हमने बेशक लिखा भी है आंसर, लेकिन स्टिल हमारी मेहनत को कभी कभी 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं, है ना। हम हो सकता है खुश हो रहे हो कि अच्छा करा है हमने तो आंसर, सब कुछ तो सही है, लेकिन बेटा कई बार हो सकता है हमने सही प्रोविजन ना लिखा हो, हमने प्रोविजंस या तो गलत लिखे हैं या तो प्रोविजन का एप्लीकेशन गलत किया है। यही दो तो है टैक्स के अंदर, और नंबर कटेगा किसका बताओ? या तो जो लॉ के प्रोविजंस थे, जीएसटी लॉ के प्रोविजंस थे, या तो हमने वो गलत लिखे, या तो हमने उसका एप्लीकेशन गलत करा, है ना। अगर ये किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे ये सामने क्वेश्चन था जिसमें ना बेटा पूछता था कोई सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस, ये ना शेड्यूल का क्वेश्चन है, लेवी एंड कलेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने जो गलत करा है, जो पार्ट गलत है उसके नंबर नहीं मिले हैं, जो पार्ट सही है, जैसे मैं कहता हूं इसमें नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इसमें बकायदा बच्चे ने लिखा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड इज रिगार्डेड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दिस केस द एयर कंडीशन इज इंस्टॉल्ड एंड असेंबल्ड। बेटा ये पूरा टॉपिक का ही क्वेश्चन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब होगा। मतलब जहां आप बढ़िया लिख रहे हो वहां आपको बढ़िया नंबर मिल रहे हैं, जहां पे आप बढ़िया नहीं लिख रहे, जहां कुछ गलत कर रखा है वहां पे नंबर नहीं मिल रहे हैं। सीधी सी बात है ना, कुछ भी उल्ट पटांग कर रखा है तो नंबर कटे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसमें भी सही था तो नंबर मिले, एक्सप्लेनेशन कम है तो थोड़े नंबर कम कर दिए। हमें एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। जैसे ये आंसर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, जीएसटी का है बेटा। आप इसमें देखना बच्चे ने क्या गजब का प्रेजेंटेशन करा है, लाइनें वगैरह खींची है। ठीक है, थोड़ा हाथ से खींच दिया यहाँ पे चलेगा, इट मींस थोड़ा बहुत हाथ से लाइनें खींच लेना। अगर समय नहीं है तो ऐसा नहीं है कि स्केल लेके लगे हुए, थोड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, मैनेजेबल है। ठीक है, तो बेटा इन्होंने ना
प्रॉपर लाइनें खींची, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लिखा, हाँ बस यहाँ पे ना रुपीज और लिख देना, ये सारी फिगर रुपीज में चल रही है। फिर देखो कितना अच्छा है, ट्रांजैक्शन लिखी है बकायदा प्रॉपर पूरी और विद रीजन लिखा है, रीजन। भाई एग्जामिनर सैल्यूट कर रहा होगा इस बच्चे की कॉपी को जब वो चेक कर रहा होगा। भाई विद रीजन, बकायदा रीजन वर्ड लिखकर प्रेजेंट कर रखा है। इट मींस सर तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, तीसरी बात, जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उन सारे क्वेश्चनों में जो भी लॉ एप्लीकेबल है, जो भी रीजंस लग रहे हैं, उन सबको आप क्लियरली मेंशन करना। आप भी इसी बच्चे की तरह एग्जाम्शन या फिर पासिंग मार्क्स आराम से ले आओगे। आपको भी ये तीसरी बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस हमारे को अटेम्प्ट करने हैं विद जो लॉ एप्लीकेबल है उसके साथ, और विद कहीं कोई रीजन लग रहा है तो उसके साथ, और अगर कोई कैलकुलेटिव पार्ट है तो कैलकुलेशन भी शो करनी है, या तो वहीं पे शो कर देना छोटी कैलकुलेशन है, अगर छोटी कैलकुलेशन नहीं है तो आप इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हो। इन बातों का हमें ध्यान रखना है सर हमारे पेपर के अंदर, खासतौर पे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल जिसमें न्यूमेरिकल्स है या न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, है ना, सीएफएम हो गया या टैक्स हो गया, यहां वर्किंग नोट्स का महत्व है। इफ योर वर्किंग नोट इज करेक्ट देन यस यू विल गेट द मार्क्स बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सच में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर स्टेप मार्किंग मिलती है क्या? बेटा आप देख लो ना यार, आपके सामने है ना यार, जो सही है टिक मार दिया नंबर मिल गए, जो सही है टिक मार दिया नंबर मिल गए, 2 और 3 5 इसमें भी मिल रखे, जो सही है, जिसके आगे फिगर नहीं आ रही बच्चे ने उसका भी लॉ लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, जो सही है जो गलत है वो सो गलत है, नो डाउट, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं जिस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत किया है, क्या पूरे नंबर कट गए हैं क्या? नहीं, स्टेप मार्किंग मिलती है। तो बेटा अगली बात जो हमारे को ध्यान रखनी है, चौथी, ध्यान सुनना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है बट 100% नहीं आता, ये बहुत बेनिफिशियल चीज है हमारे लिए। क्वेश्चन आता है बट 100% नहीं आता, 100% नहीं आता है सर, देन क्या कर सकते हैं? तो बेटा आप ना जो पार्ट नहीं आता, आपको बिल्कुल ही उसका आइडिया नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करते हुए सॉल्यूशन करते जाओ। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो ठीक है उसे अटेम्प्ट करो, वरना आप उसे इग्नोर करते हुए सॉल्यूशन करते जाओ। जितना सही होगा उसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप डिजर्व कर रहे हो ना, ये भीख थोड़ी ना है। भाई मुझे आता है जितना, उतने नंबर तो मैं क्लेम करूंगा ना, उतने नंबर तो मुझे मिलेंगे ना, तो मिलेंगे भाई। चौथी बात ध्यान रखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे थोड़ी भी दिक्कत लग रही है कि वो नहीं आता, तो पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। भाई बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ा है क्या? आप मुझे बताओ ना, ये जो ऊपर जिसमें थोड़े से नंबर कटे हुए थे, क्या उसमें बच्चे ने, या मैं आगे भी करके दिखा देता हूं, जैसे इसमें ना इनको थोड़े से नंबर कम मिले हुए, डन ना, कोई गलती हो गई होगी, तो बेटा इसमें 2 नंबर मिले हैं, बस 2 ही नंबर मिले हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो मुझे ये बताओ 2 नंबर मिले ना, आंसर मैच नहीं करा, बट उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, जितना उनके अंदर उस वक्त दिमाग चल रहा था, जितना वो उस वक्त मेहनत करके गए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने जो भी प्रेजेंट करा, यस उसे उनका फल मिला है। इट मींस हमें चौथी बात ध्यान रखनी है, कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आता, डोंट वरी मेरे बेटा, पैनिक मत होना। आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, उस क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपको आता है, 40%, 60%, 30%, 80%, तो यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विद फुल कॉन्फिडेंस। एक एक नंबर के लिए लड़ना है, एक एक नंबर की जद्दोजहद है, तो इसका बेटा आपको ध्यान रखना है ना। ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर ये भी क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा स्टेप मार्किंग मिलेगी तो एकदम बेफिक्र रहना। अब देखो बेटा जाहिर सी बात है यार, मतलब इसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हमें अगर कोई प्रोविजन गलत पता है तो ठीक है नंबर कट जाएंगे, उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, बस ना एक ध्यान देने वाली बात जो मैं बच्चे की आपको बताने वाला था, जैसे ये
बच्चे ने ना ये क्वेश्चन बच्चे से गलत हो गया है, तो इन्होंने ना बकायदा काटा है, बकायदा काट दिया है लाइन से। ये एग्जामिनर ने नहीं करी है लाइन, बच्चे ने ही यहाँ पे कर दिया है काटा। ये काटा बच्चे के द्वारा लगा है। इफ आपसे भी कोई ऐसी गलती हुई है तो प्रॉपर काट देना, प्रॉपर अच्छे से बेटा एक लाइन खींच देना इस तरीके से, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई ये पेज गलत हो रखा है हमसे, आप अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। छोटी बात है लेकिन ध्यान देने वाली बात है। उसी वक्त काट देना, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि 3 घंटे का पेपर ऐसा लगता है कि 2 घंटे में ही हमसे कॉपी ली जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता है। तो हमारे को प्रॉपर इस चीज का भी ध्यान रखना है। इफ यू आर कटिंग समथिंग, अगर कुछ गलत हो गया है, यस यू कैन मेक अ क्रॉस, आप उस पर क्रॉस बना दो, दैट इज इट। चलो जी ठीक है, रखेंगे सर ध्यान। इसे मैं लिखूंगा नहीं वहां पे, बकायदा बेटा हर क्वेश्चन के शुरुआत में है, बढ़िया बढ़िया तरीके से वो कर रखा है। बेशक ये आंसर गलत है, लेकिन व्हाट वी हैव लर्न, सर कैलकुलेशन देखो ना कितनी साफ सुथरी कर, ठीक है गलत है लेकिन कैलकुलेशन देखो ना सर कितनी साफ सुथरी कर रखी है यार। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कैलकुलेशन हमेशा शो करनी है। ठीक है, फिर 5th का ये पार्ट है बेटा, अगेन जीएसटी का ही क्वेश्चन है ना। जो चीज गलत थी, देखो इस क्वेश्चन में ना जो चीज गलत है, ये वाला पार्ट इनका गलत हो गया है, ये यहाँ पे ना 0 आएगा, डन ना। तो बच्चे ने ये कर दिया है, डाल दिया है 5 लाख। तो एग्जामिनर कितने अच्छे हैं आप ये देखो ना सर, 5 में से 2 नंबर जो ये ठीक था और नीचे वाला भी ठीक था, इसके पूरे नंबर दिए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वैल्यू ना मैच भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पूरे नंबर दिए हुए। एक ही नंबर काटा है, वो इस चीज का जहां पे क्रॉस लगा हुआ है। इट मींस इफ आई नो दिस दिस दिस, बेशक ये गलत हो गया, मैंने किया, मुझे लगता था ये सही होगा, मैंने करा, मेरा वो गलत हो गया, तो क्या नंबर 0 दिया क्या? भाई 4 नंबर मिले हुए, 4, 2 और 2, 4 नंबर मिले हुए 5 नंबर के क्वेश्चन में। व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग इज रॉन्ग। बकायदा बच्चे ने पर्टिकुलर्स लिखा है, लाइन खींची है, बॉक्सेस बनाए हैं। आप ये भी देख लो आंसर सीट का वो कैसे आता है, जो फर्स्ट टाइम बच्चे पेपर देने वाले हैं। आंसर सीट बेटा वर्टिकल आ रही है, वर्टिकल इस तरीके से, है ना, मतलब ऐसी कॉपी आएगी जैसे रजिस्टर का पेज होता है ना, वैसे वाली कॉपी आ रही है। तो आप लाइन खींचते हुए चलना, है ना, तो लाइन बकायदा खींच लेना, स्केल लेकर जाना बड़ा वाला, मतलब बड़ा वाला लेकर जाओगे ना तो एक बार में लंबी लाइन भी खिंच जाएगी, वरना छोटे छोटे से ना बार बार लाइन खींचनी पड़ती है ना, नीचे कचा फिर नीचे करा फिर नीचे खींचा, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, तो बेटा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसमें बेटा जितना इनका सही पार्ट था ये तो एकदम ही सही था, बढ़िया तरीके से बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, तो उसके नंबर मिले हुए। ठीक है, जैसे छोटी सी बात है लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात है, मेरे बच्चे ने ये ना टोटल में गलती हुई, तो एक बच्चा क्या करता है ना, जब कुछ गलत हो जाता है तो वो उसे ऐसे ऐसे कर देता है, यूं पूरा यूं, पता नहीं क्या होता है उसको कि यूं यूं काटने लग जाता है। अरे भाई क्यों कर रहा है ऐसे, सीधा एक लाइन खींचो ना, देखो आपको जूम होके दिख रहा होगा, सीधा बच्चे ने एक लाइन खींची हुई है बस, दैट इज इट। तो ऐसे आप भी करना, कोई उसे घुचड़ मुचड़ करने की वो मत करना। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूं। बकायदा प्रॉपर आंसर है बेटा, क्या कैलकुलेशंस है, कितनी % कैलकुलेशन है, ब्रैकेट में लिखकर प्रॉपर लाइनिंग वगैरह खींची हुई है। ठीक है, नो डाउट इन सब में समय जाएगा, लेकिन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो अच्छे से अटेम्प्ट हो रहा होगा। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या रीजन है क्या नहीं है, आपको रीजन के साथ ही लिखना है। इसमें ना बच्चे ने थोड़ा सा एप्लीकेशन गलत कर दिया था, इस वजह से नंबर कट गए हैं। तो ये टॉपिक वो है जहां पे हमारे को ये प्रैक्टिस करनी होती है, कौन सा वाला आईटीसी किस वाले के साथ पहले एडजस्ट होता है, तो उसकी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये सही हो जाता, कोई बात नहीं, इतना तो हो सकता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर आएगा हमारा इनकम टैक्स, सारा हमने पार्ट 2 एक साथ अटेम्प्ट कर लिया, है ना। फिर अब हमारा आया पार्ट 1 जिसमें इनकम टैक्स की बातें हैं। इनकम टैक्स में भी जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें 2 ऑप्शन होंगे, आप कोई एक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, कोई एक जिसके अंदर सब पार्ट से वो वाला अटेम्प्ट करो, दूसरा वाला पूरा पूरा छोड़ देना। ऐसा नहीं कि एक पहले वाले जो ऑप्शन है उसके 2 क्वेश्चन कर लिए और दूसरे वाले ऑप्शन के ना, या तो पूरा पहला वाला ऑप्शन या तो पूरा दूसरा वाला ऑप्शन, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है। ठीक है, मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं दिस, उन्हें बच्चे को ये पता था, ये भी पता था, सर 2 नंबर मिल गए, बहुत बढ़िया, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता था, कैलकुलेशन किया है लेकिन नहीं, गलत था, फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी रीजन की वजह से गलत था, तो भाई इस पे सीधा एग्जामिनर ने क्रॉस इस पे करा है ना। आप मुझे बताओ, आप जो हम क्लास में हमसे बोला जाता है सर पूरा नंबर काट जाता है, बहुत सारे ये कहते हैं, बहुत सारे वो कहते हैं कि बिल्कुल नंबर नहीं देता, कहाँ है वो चीज, रियलिटी
आपके फ्रंट में है। यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व। आपको वो मिल रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते, आपकी आंसर सीट डिजर्व करती है। उस 3 घंटे में आपको आंसर सीट को प्रेजेंटेबल बनाना है, ऐसे मानते हुए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। जितनी एक्सप्लेनेशन दे सको, जितना समझा सको, जितना कैलकुलेशन एलोबरेट कर सको, उतना बेटर रहेगा। मार्क्स मिलेंगे बेटा, पक्का मिलेंगे, ठीक है। ओके ओके, जो सही पार्ट था देखो आधा नंबर भी मिला हुआ है। आप सोचते होगे ना सर आधा नंबर क्यों दिया है? अरे भाई मेहनत मेहनत होती है, आधा नंबर मिले या 2 नंबर मिले या 4 नंबर मिले, आधा नंबर भी मिला हुआ है, ठीक है ठीक है। ये छोटी सी बात है कि बेटा जब भी कोई फाइनल आंसर आता है ना, ये सीखा होगा आपने, लास्ट में 2 लाइनें खींचनी होती है। तो ठीक है, इसके नंबर नहीं कटेंगे, यस, बट वी मस्ट नो दिस। फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। इसमें ना अब मुझे ये लग रहा है कि बच्चे के पास आते आते ना टाइम कम हो गया है, क्योंकि पहले जीएसटी कर लिया है और अब घड़ी में टाइम देखा है तो लग रहा है अरे सर इसमें तो इतना टाइम हो गया। अब थोड़ा स्पीड पकड़ी है, और जब भी स्पीड पकड़ोगे ना सिली सिली मिस्टेक्स नजर आएंगी। तो हमारा एक और इंपॉर्टेंट काम, हम शुरू में बहुत टाइम लगा देते हैं, वो नहीं करना। शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में, या यू कैन से स्टार्टिंग से थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करना, जल्दीबाजी नहीं दिखाना। मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड मेंटेन करनी है मेरे बेटा, जल्दबाजी नहीं दिखाना, मेंटेन करना, नो जल्दबाजी। अगर आपने जल्दबाजी कर दी ना तो पक्का सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाएंगी, है ना, और ये सिल्ली सिल्ली मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है। मेंटेन करना स्पीड, जल्दबाजी मत दिखाना, क्योंकि वो नंबर खराब करवा सकती है। तो हमारा 5वां ये बेसिकली बेटा एक टाइम मैनेजमेंट है। इसे सर ठीक करने के लिए कोई उपाय है क्या? हाँ बेटा है ना, इसको ठीक करने के लिए रामबाण उपाय है। रामबाण, आई रिपीट, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। 2 बातें, एक, आप ना क्वेश्चंस टाइमर लगाकर सॉल्व करो, टाइमर लगाकर सॉल्व करके देखो। आपने कोई क्वेश्चन करा टाइमर लगाकर, आपको पता चल गया 12 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, 6 मिनट लगे, आपको अंदर से एहसास होगा व्हाट इज लैगिंग, कहां लैग हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है। आप टाइमर लगाकर सॉल्व करो, फिर थोड़े दिन बाद सेम क्वेश्चन को दोबारा टाइम लगा के सॉल्व करो और दोनों टाइम को नोट डाउन करो। सेम टाइम लग रहा है या टाइम कम हो रहा है या टाइम ज्यादा हो रहा है, ऐसे ना आप खुद का वो कर पाओगे, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस हो पाएगा। टाइमर लगाकर सॉल्व करो, थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं बेटा, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, पूरा लाइन खींच खींच के सॉल्व करना, क्योंकि पेपर में लाइन खींचनी है। आप घर में तो ऐसे ही रफ में कर लेते हो, लाइन नहीं खींची। आप जब घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो स्केल से लाइन खींच खींच के करो, ताकि आइडिया रहे हाउ मच टाइम इट टेक्स। सीधा पेपर में स्केल यूज मत करना, एटलीस्ट 1 महीने पहले से या शुरुआत से ही आंसर्स में आप ऐसे काम करने लग जाना, ठीक है। टाइमर लगाकर सॉल्व करना है ईच क्वेश्चन, है ना। फिर आपको चेक करना है समय खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, कम हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मॉक टेस्ट दीजिए। आप 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करो, 3 आवर का पेपर अटेम्प्ट करो ही करो। 3 घंटे में देखो कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस बेटा, दिक्कत हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा आता हुआ। जैसे मैं दिखाता हूं ना, जैसे मैं दिखाता हूं ना, ये ठीक है, गलत था, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा पार्ट जो सही था उसके नंबर मिले, जो गलत था नंबर कटे हुए, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस बच्चे ने सही करा है, पूरा देखो, पूरा लॉ लिखा है बकायदा। ऐसे यार इतना बढ़िया क्यों प्रेजेंट किया, क्या गजब का प्रेजेंट किया, देखो ना, पूरा मंथ वाइज डेज, ये देखो ये देखो ये देखो, क्या बढ़िया प्रेजेंटेड है। हाँ थोड़ा सा समय लग गया होगा, यहां थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करते, यहां पे थोड़ा सा समय बचाने के लिए थोड़ा सा इसे शॉर्ट में कर देते, यहां स्पीड मेंटेन करते, तो शायद अगला कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता, आधा 1 नंबर वहां मिल जाता। तो स्पीड पे काम करना है ना, अननेसेसरी का भी नहीं लिखना है। एक वर्ड होता है ना मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम, एक वर्ड होता है मिनिमम, एक वर्ड होता है मैक्सिमम, है ना। तो ना मिनिमम ना मैक्सिमम, तो सर कितना लिखना है? सर
ऑप्टिमम लिखना है, ऑप्टिमम, जितने की जरूरत है। ऑप्टिमम मतलब जितने की जरूरत है, इररेलेवेंट मत लिखना, जितने की जरूरत है उतना लिखना। डन ना? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया, यहां पे थोड़ा कम किया जा सकता था। सीधा हम बोल देते थे अप्रैल से लेकर जनवरी के बीच में सीधा 30 प्लस 31 प्लस, ये बार बार डेज 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 डेज, ये डेज वर्ड लिखने में कम से कम 10 सेकंड तो गए होंगे ना, 15 सेकंड तो गए होंगे ना, पता नहीं चलेगा। बट दिस इज अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर एग्जाम्स, ध्यान रखना है बेटा। हाँ ठीक है, ओके। प्रेजेंट करो, लॉ लिखो बढ़िया, लेकिन कुछ जो बचाया जा सकता है उसे बचाओ, ठीक है। जो गलत है नंबर काट दिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो सर नंबर कटेगा ही। प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रखा है, आप भी ऐसे ही यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो छोटे क्वेश्चनों में। बड़ा क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट बना लेना बेटा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट था यहीं कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। लाइनें खींच रखी हैं बकायदा, सब कुछ कर रखा है। अब मेरे को ना आपको एक चीज दिखानी है कि बच्चे का ना ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे ना इन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है, जैसे फर्स्ट का बी छोड़ा हुआ है या फिर फर्स्ट का सी छोड़ा हुआ है। अब इसमें दो रीजन है, या तो बच्चे को आता नहीं था या तो समय नहीं था। मुझे क्या लग रहा है ना कि जिस हिसाब की बच्चे की नॉलेज है, कॉपी चेक करके बच्चे को नॉलेज थी, बट 3 घंटे में थोड़ा सा पैनिक हो गया हो। फिर भी एग्जाम्शन है, 3 घंटे में टाइम थोड़ा सा कम लगा होगा, हाँ हो सकता है इन्होंने सारा किया है, उसको जगह छोड़ा होगा कि भाई मैं तेरे को करने आऊंगा, इस क्वेश्चन को बोला होगा तो रुक मैं यहां आता हूं अभी, लेकिन जब बाकी क्वेश्चन करने लगे ना तो उसके लिए टाइम ही नहीं बचा होगा, उस तक वापस आ ही नहीं पाए। नीचे करते गए, जो जो सही था करते गए, लेकिन वो जो बीच में छोड़ा उसको आप भी जगह छोड़ देना, लेकिन इतनी स्पीड मेंटेन रखना कि जहां जगह छोड़ी हुई है उसके पास वापस आकर सॉल्व कर दो। बेटा आई डोंट नो कितना समय लगा, मेरे को थोड़ा जल्दी ही आपको ये सारा रैप अप करके बताना है, कम से कम समय लेना है आपका। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इनकम टैक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स, मतलब इसका मतलब आप शायद गलत समझ रहे हो, मैं बता देता हूं क्या। आप सेम क्वेश्चन भी 2-3 बार कर लो ये देखने के लिए कि समय कम हो रहा है या नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन सेम भी बार बार करो, मल्टीपल टाइम्स करो। जैसे आपने कोई बड़ा पीजीपीपी का या सैलरी का क्वेश्चन करा, आपने टाइमर लगा के करा, सर 20 मिनट लग गए 5 नंबर के लिए, बेटा बहुत दिक्कत है। टाइमर लगा के दोबारा सॉल्व करो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, और फिर देखो क्या वो 20 मिनट सर 15 मिनट हुए। फिर दोबारा लगाओ और जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो उसे 12 मिनट लाओ, 10 मिनट लाओ, तो बढ़िया होगा। इनकम टैक्स में मैं आप सबसे कहूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। सेम क्वेश्चंस को भी बार बार कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है बेटा, कोई बुराई नहीं है। सेम क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करो और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। आपको टाइमर लगाकर ही करना है, विद टाइमर, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, पेपर में ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। टाइमर अभी घर पे लगा लिया ना तो पेपर में अच्छा वाला अटेम्प्ट कर पाओगे। जीएसटी में टॉपिक्स ज्यादा रिवाइज होने चाहिए, टॉपिक्स ज्यादा बार रिवाइज होने चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स में सर इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस होने चाहिए। जीएसटी में भी जो आईटीसी वाला है या जो वैल्यूएशन वाला है वहां क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, लेवी एंड कलेक्शंस के टॉपिक्स हो गए, है ना, टैक्स इनवॉइस हो गया, रजिस्ट्रेशंस हो गया, इन सब में ना बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इनमें आप ज्यादा रिवाइज करना बार बार, इनके क्वेश्चंस मत देखना, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, इनका लॉ हमारे को पता होना चाहिए तो आंसर सही चला जाएगा। आई होप बच्चे आप समझ रहे होगे। शुरुआत आप जीएसटी से कर सकते हो, अंत आप इनकम टैक्स में कर सकते हो। इनकम टैक्स में भी वो जो आपको अच्छे से आते हैं, लाइक देखो हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी होगा, बच्चे ने कर रखा है, कैपिटल गेन पूरा सही है बच्चे का, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गए, इन सबके क्वेश्चन जो आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो ना वही आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस आप अच्छे से मेहनत करो, अपने ऊपर डाउट मत करना और कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो खुद को। जब आप क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना
तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा और कॉन्फिडेंस में ही आप 5-7 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर जाओगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस से। प्रॉपर फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना है, ये हम लास्ट में लिखेंगे, फॉलो फॉर्मेट्स, है ना। इसका कोई सच्चा प्रमाण पत्र तो नहीं है कि फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर ही मिलेंगे, बट एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्टफुल आंसर शीट नजर आएगी इफ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर फॉर्मेट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, पर्टिकुलरली फॉर जो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। बोलो बेटा, बोलिए, डू यू लाइक दिस कंटेंट? ये सारी चीजें मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मतलब ये सारी चीजें आपके सामने मैं करता गया। जो जो कमियां हैं, जहां जहां समय बचाना है उस पर भी फोकस करना है। क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, टारगेट एक एक को चुन के मारना है। जैसे जब कोई आतंकवादी हमला हुआ है ना, तो हम उसे ऐसे ही थोड़ी ना बीच में गए धड़ धड़ चार तरफ, नहीं, एक एक को चुन चुन के मारना है। क्वेश्चंस में भी यही करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम आंसर लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, कैलकुलेशन दिखा देनी है, रीजन लिख देना है, एंड दैट इज इट। यू आर द नेक्स्ट टॉपर। भाई आप ही हो, आप ही बच्चे का आएगा फिर एग्जामिनेशन, आप में से ही बच्चे पास हो जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा, फटाफट सीएस बन जाओगे यार। और क्या चाहिए यार, मेहनत कर रो, है ना। इन 7-8 पॉइंटों में मैं आपको क्या बोलूंगा ना बेटा, सबसे सुप्रीम क्या है? मेहनत। इफ यू आर डूइंग योर मेहनत, यू आर गिविंग योर 100%, देन द रिजल्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा अगर आपने आज से भी मेहनत शुरू कर दी है। तो बच्चों, ये बच्चे की कॉपी थी हमारे, अभी इनके साथ मैं आपको एक इंटरव्यू भी शेयर करूंगा कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, बाकी क्या क्या एनालाइज किया उसे भी आप थोड़ा ध्यान रखना, सारी बातों को नोट डाउन करना। आपने इन 8-9 बातों का ध्यान रखा तो यू विल इजीली गेट एग्जाम्शन। इनकम टैक्स में छोटे छोटे चैप्टर पहले कर लेना, है ना, जब पेपर में भी करोगे और रिवीजन भी करोगे, इससे ना 5-5 नंबर ना सिक्योर हो गए। और फिर जो बड़े वाले उन्हें भी करना, ऐसे कर लेना, या तो एक बड़ा चैप्टर उठा लिया सैलरी, फिर इसके बाद 2 छोटे चैप्टर कर लिए, फिर एक बड़ा चैप्टर उठा लिया, फिर 2 चैप्टर कर लिए, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपका पहले से ही पीजीबीपी सैलरी कैपिटल गेन अच्छा है, फिर तो मजे ही मजे हैं भाई, फिर तो यू आर मतलब आप जा रहे हो 70-75 के आसपास जा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों, वंस अगेन आई विश एवरीवन कि आप लोगों का भी कुछ बढ़िया रिजल्ट आए, आप भी बेहतरीन रिजल्ट लेकर आओ। खास तौर में जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को बहुत डर रहता है, इसमें भी आप लोग कुछ बेहतरीन रिजल्ट दिखाकर आओ। इंस्टीट्यूट बिना मतलब के नंबर नहीं काटता, अच्छा प्रेजेंट करो, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे थोड़ी देर में इंटरव्यू के साथ। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। अभी हमारे साथ एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है, प्लस इस बच्चे के हमारे टैक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर आई है एग्जाम्शन। तो भाई हम वेलकम करते हैं ध्रुवी का। हेलो बच्चे, कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। और आपने टैक्स में ओवरऑल हर सब्जेक्ट में आपने एकदम ब्रिलियंट स्कोर करा है और टैक्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करा है। तो बच्चे, मेरे को जाननी है आपसे वो सारी स्ट्रेटेजीज कि मैं बाकी बच्चों को बता सकूं और बेटा उन लोगों की भी एग्जाम्शन आए और उन लोगों का भी स्कोर बहुत अच्छा हो सके। तो मैं ना आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप मेरे को वो बस क्वेश्चन का आंसर देना, बच्चा समझता हुआ चलेगा कि उन्हें क्या करना है ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ, आपने डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस करा था या इनडायरेक्ट टैक्स, या दोनों पे इक्वल करा था? इम्पोर्टेंस तो दोनों को इक्वली दी थी, बट जीएसटी अच्छा लगता था। जीएसटी ज्यादा अच्छे से किया था। मतलब सीखने वाली बात जो मैं बच्चे से समझ पा रहा हूं, भाई था तो दोनों ही, इंपॉर्टेंस तो अपन डीटी को भी देंगे, दूसरा आईडीटी को भी देंगे, लेकिन आईडीटी क्योंकि बेटा ध्रुवी आपको भी लगा होगा थोड़ा छोटा है, इजिली किया जा सकता है और स्कोरिंग भी होता है, तो इस वजह से आपका आईडीटी और स्ट्रांग था। और मैंने आपकी आंसर शीट देखी ना, तो भाई 5 में से 5 नंबर भी मिले हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, है ना।
क्वेश्चंस की हाँ, प्रैक्टिस करी थी? से किया था। ओके, डीटी में ज्यादा प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की या आईडीटी में ज्यादा प्रैक्टिस करी थी? प्रैक्टिस तो दोनों में इक्वली की थी, पूरा मॉड्यूल एक बार तो सॉल्व हो ही गया था, बट जीएसटी थोड़ी ज्यादा की थी। ठीक है, जीएसटी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और डीटी को थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करा था। हाँ ठीक है, ओके। मैं ना आपसे फिर अगला सवाल पूछता हूं। आपने अलग से कुछ मतलब ऐसा कुछ किया था क्या कि 60+ की स्ट्रेटेजी बनाई थी, या आप नॉर्मल पढ़ते हुए चले थे? कुछ कुछ बताओ बच्चों को। बस नॉर्मली पढ़ा था, सारे पीवाईक्यू लास्ट टाइम पे सॉल्व किए थे। एंड जो यूट्यूब पे सेशंस होते थे वो सारे अटेंड किए थे, प्रैक्टिस सेशंस, गेस्ट पेपर सब। ठीक है, मतलब आपने जो हमारे सुपर डुपर क्वेश्चन चल रहे थे वो भी कर रखे थे, जो वन शॉट्स आते थे, रिवीजन, मैराथन्स वगैरह आती थी, वो सब कुछ करी थी, मतलब इन सब से बेनिफिट हुआ? हाँ। ठीक है, इन सब से बेनिफिट हुआ। तो बच्चों, एक बच्चे की जो सबसे खास बात लगी कि इन्होंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे हुए हैं, सुपर डुपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो भी मैराथन्स हो रही है उसे देखा हुआ है। इट मींस ये ना पूरा एक पैकेज है ध्रुवी, एक मतलब मैं कह सकता हूं ना, ये पूरा एक पैकेज है। एक भी चीज छूटी तो कहीं ना कहीं कुछ लैग आने लग जाता है, दिक्कत आने लग जाती है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना? यस, और पीवाईक्यू भी टाइमर लगा के सॉल्व किए थे ताकि पेपर ना छूटे। भाई नोट करने वाली बात बच्चों, इन इन चीजों को लिख लो। पीवाईक्यू जो सॉल्व हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ टाइमर हो रहा है, कि भाई 3 घंटे के अंदर पेपर कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बच्चे ध्रुवी, अगर आप टाइमर लगा के नहीं करते तो बताओ, पेपर में थोड़ी दिक्कत आती ना, ज्यादा छूट जाता, दिक्कत आती? हाँ, छूट तो मेरा वैसे भी 10 मार्क का तो छूट ही गया था लास्ट टाइम। ठीक है, टाइमर लगाकर फायदा हुआ ना, कम से कम 90 तो आपने अटेम्प्ट किया। उससे तो काफी फायदा हुआ। उससे काफी फायदा हुआ। तो बच्चों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते हुए चलना है, हमारे को जो हमारी प्रैक्टिस होगी ना, उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ स्मार्ट वर्क, दिस इज स्मार्ट वर्क। आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व मत करो, साथ के साथ ना टाइमर लगाकर सॉल्व करो, तो आप विद इन टाइम कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट ध्रुवी? यस। चलो ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ बेटा, जो आपने एग्जाम डे पे प्रिपरेशन करी, एग्जाम डे वाली स्ट्रेटेजी, उस दिन आपने बेसिकली किया क्या, ये बताओ, ताकि सारे बच्चे उस हिसाब से खुद को भी थोड़ा सा ढाल लें एग्जाम डे वाले दिन। के समरी फॉर्म में नोट्स बना लिए थे 5 हेड्स के, जीएसटी के, और चैट बुक में पेस्ट कर दिया था। फिर एग्जाम के दिन सिर्फ उतना ही देखा था, और कोई क्वेश्चन है कुछ ज्यादा नहीं देखा था। अच्छी चीज लगी कि मतलब आपने एग्जाम डे पे कोई क्वेश्चन नहीं देखा, जस्ट जो चार्ट बुक बना रखी थी आपने, जो नोट्स बना रखे थे, उनको गो थ्रू करते चले गए। राइट? टाइम होता नहीं था, इसलिए शॉर्ट नोट से पहले से प्रिपेयर करके रखे थे। ठीक है, मतलब आप बेटा लास्ट टाइम पे एग्जाम पे क्वेश्चन मत करना, और लास्ट डे जिसे हम डी डे कहते हैं, उस लास्ट डे के लिए अगर आपने पहले से मेहनत कर ली, मतलब जो जून में पेपर दे रहे हैं अगर उन्होंने अभी नोट्स बना लिए, तो जून में वो जो लास्ट डे वाली प्रिपरेशन है ना, वो अच्छी हो पाएगी। राइट ध्रुवी, आप यही कहना चाहते हो? यस यस। तो बच्चों प्लीज ये सारी बातों को अपने दिमाग में रखना, जहन में रखना। अभी नोट्स बना लेना, बाद में नोट्स किसी वो बन नहीं पाएंगे। अभी नोट्स बना लो, अभी आप थोड़े से ना सही टाइम पीरियड में हो, अभी कोई हौच पौच नहीं है, तो अभी नोट्स बना लो। देन जून में जब हमारा पेपर आ रहा होगा, तो जैसे ध्रुवी ने किया, आप भी उन नोट्स को लगातार 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 गो थ्रू करो, और एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन ना ही देखो तो बेटर है, प्रोविजन जितने रिकॉल कर ले उतने बेटर होगा। ठीक है? ठीक है ध्रुवी बेटा, एक चीज और मेरे को बताओ, मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, तो अंदर से आपको कोई डर भी था या फिर कॉन्फिडेंस में थे? ये भी बच्चों को जानना जरूरी। कॉन्फिडेंस था आपको या डर ज्यादा था, क्या था? कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पहले सॉल्व किया था, तो इतना डर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, इसीलिए सब प्रैक्टिस की थी, तो इतना डर नहीं था। ठीक है, तो भाई एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले ही प्रैक्टिस करके जाना, वरना पेपर में अगर कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ ना, अब जैसे ध्रुवी है, उन्होंने पहले से क्योंकि प्रैक्टिस करी थी, पीवाईक्यू सॉल्व किया, टाइमर लगाया, और वन डे के नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे थे, तो सी वाज इन कॉन्फिडेंस। सेम कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है टिल योर एग्जाम्स, और उसके लिए जो जो बच्चा बता रहा है वो सारे काम अब भी आप भी अपने घर पे करना शुरू कर दो। बेटा ध्रुवी बेटा, आपने कितने टाइम पहले सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, कुछ आइडिया दो। जैसे आप दिसंबर में पेपर हुआ आपका, तो कितने पहले आपने बढ़िया वाली पढ़ाई शुरू कर दी थी, सिंसियर वाली? मतलब मैंने क्लासेस तो सारे अटेंड कर लिए थे, बट मैंने रिवीजन जितना हो गया था उतना सितंबर से स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत ग्रुप्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स, तो लास्ट टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके,
मतलब दिसंबर वाले पेपर के लिए बच्चा रैंक लेकर आया, अगर उसने सितंबर में भी सिंसियर पढ़ाई शुरू कर दी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो पेपर ही हो गया, तो 2.5-3 महीने भी अगर आप सिंसियर पढ़ लो तो जून वालों में भी अभी लगभग इतना ही टाइम बचा है, 2 सवा 2 महीने बचे हैं। तो अगर बेटा जून वाले बच्चों या आप दिसंबर में पेपर दे रहे हो, कम से कम 2.5 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको सारी प्रिपरेशन अच्छे से, बेशक आपका सिलेबस चल रहा हो लेकिन साथ के साथ आपको ना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, राइट ध्रुवी? यस यस। ठीक है, आप अपने तरफ से कोई इनपुट दो अब बच्चे को, कि बच्चा मतलब आपके दिमाग में टैक्स को लेकर क्या डर था, फिर आपने उसे कैसे ओवरकम करा, ये एक लास्ट और बता दो बस। मैंने मतलब सब जगह सुना था कि टैक्स एंड सीएफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, से हाइप कर रहे थे कि बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। बट हाँ, प्रैक्टिस कर रही थी तो पेपर इतना कुछ टफ लगा नहीं था। फिर लगा था कि एग्जामिनेशंस तो आ ही जाएंगे दोनों में, एंड आ भी ठीक। गए। मतलब ये बात जनरली बच्चे से हमें भी सुनने को मिलता है, सर ये तो न्यूमेरिकल होता है, यहाँ तो हर कोई कहता है कि नंबर ही नहीं आते। आपने भी सेम सुना था, बट आपने चीजों को इग्नोर करते हुए मेहनत जारी रखी है ना। हाँ बच्चों देखो, आपको भी लोग बताएंगे, हो सकता है कि भाई टफ सब्जेक्ट होता है, नंबर नहीं आते हैं, पता नहीं ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे भाई, सब वो उसके लिए दिक्कत है भाई। तुम नॉर्मल पढ़ते हुए जाओ, आपके सामने एग्जाम्पल है। बच्चे को लाया इसलिए गया है कि आपको पता चले, ध्रुवी को लाया इसलिए गया ताकि वो अपना जो उनके साथ हुआ वो बताए। लाइक भाई, उनको भी डराया गया बट उन्होंने गिव अप नहीं करा, मेहनत करते गए, प्रैक्टिस करते गए और कॉन्फिडेंस के साथ। तुम्हारे सामने है भाई AIR आई है और तुम्हारे सामने रैंक आई है, तुम्हारे सामने है 60 नंबर आए हैं, मतलब एग्जामेशन आई है। तो बेटा ध्रुवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मतलब एकदम सीधे सीधे आंसर दिए। बच्चे को तुरंत पता चल गया, वो अच्छा ठीक है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। बहुत सही। कुछ और भी एडवाइस देनी है तो बताओ। बीच में गैप्स तो मिलती है नहीं, एग्जाम के बीच में सारे पेपर नेक्स्ट डे ही होते हैं। तो हम्म, टाइम पर मेरा सेंटर भी बहुत दूर आता था, ठीक 11 है। से हो जाते थे मेरे। फिर 5 या 6 घंटे रफली मिलते थे मुझे पूरा देखने में। तो खुद के नोट्स जो लास्ट टाइम पे होते हैं वही काम आते हैं, क्योंकि क्लास नोट्स भी वैसे कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं बड़े हमारे होते हैं। शॉर्ट। मतलब आप टैक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलोगे तो बेनिफिशियल होगा, राइट? तो भाई सारे बच्चों, प्लीज थोड़ा ये जो बच्चा इनपुट दे रहा है, इस इनपुट को अपना इनपुट बनाना और इन सारी चीजों पे अभी काम करना शुरू कर दो। और वो दिन दूर नहीं है कि आपके भी नंबर हाई स्कोरिंग में आ सकते हैं। तो ध्रुवी बेटा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, मेरे लिए टाइम निकाला और हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। और आपकी एडवाइस से मुझे पक्का उम्मीद है कि ये जो बच्चा बैठकर हमारे को देख रहा है, इनका भी कुछ अच्छा स्कोर आएगा, ऐसा अंदर से फील आ रहा है। थैंक यू सो मच ध्रुवी बेटा, थैंक यू। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। चलो, थैंक यू। ओके बेटा, बाय बाय।